हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो डिस्कस करेंगे इसके अंदर बोर्ड थ्योरी का बेसिक फंडामेंटल्स जो डिस्कस किया था उसका एप्लीकेशंस। लाइमर मैंने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसमें बामर पास्चर ब्रैकेट फंक्शन सीरीज डिस्कस करूंगा, साथ साथ क्या क्या अप्लाइड क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं वो डिस्कस करूंगा। ये भी बताने का प्रयास रहेगा कि मॉड्यूलर लॉ यहाँ से कैसे हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ बतानी है उसको सबसे पहले शुरू करें कि बामर सीरीज सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में कहूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सी सीरीज से आते हैं तो बामर सीरीज ही है जहाँ से क्वेश्चन हमें मिलता है। तो बामर सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है उसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ। यही एकमात्र सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में। और विजिबल रीजन कौन सा होता है? विजिबल रीजन को आज की डेट में हम बोलते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। मींस आंख जो हमारे सेंसिटिव होती है वो केवल इन वेवलेंथ रीजन के को सीधा का सीधा बता पाती है। इस स्पेक्ट्रम में जो हमारा बामर सीरीज है वो देखें कैसे बनती है कि अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में है और 3 से अगर वो सपोज किया 2 में जंप करता है, या इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जंप करता है, या हमारा इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में जंप करता है, तो यहाँ से ये सीरीज बनती है। ये सीरीज जो बन के आती है उसे हम कहते हैं एच अल्फा लाइन, इस सीरीज को कहते हैं एच बीटा लाइन, इस सीरीज को कहते हैं एच गामा लाइन एंड सो ऑन। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम जाएं, इस एक्सप्रेशन को यूज करें यहाँ, तो 1/λ इजकल टू हमारा आ जाएगा r। और ये जो वैल्यू है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ये अब इस तरीका से आप लेकर चल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली 3 से 2 में आ रहा है, n बराबर 3 से n बराबर 2 में, या n बराबर 4 से 2 में आ रहा है, या n बराबर 5 से 2 में आ रहा है। ये बेसिकली क्या होता है कि जाता तो यहाँ से है, जाता तो यहाँ से है, लेकिन एक चीज आप समझ लें कि बामर सीरीज बनेगी तो लाइमन तो जरूरी बनेगी। आप केवल यहाँ तक का समझा रहे हैं, क्योंकि जब आप बामर सीरीज को समझा रहे हैं तो आप केवल बामर तक फोकस हैं, लेकिन आपको आगे की अगर फिजिक्स को समझना तो ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लौटे हैं ना इन स्टेटों से, ऊपर से भेजे तो यहाँ से थे, क्योंकि पहले कहाँ थे, पहले इनमें नहीं थे, यहाँ थे, यहाँ से भेजे थे ऊपर। किस वजह से? फोटोन को डाल के, वेरिएबल वेवलेंथ के फोटोन डाल के ऊपर पहुंचा दिए। अब ये वापस लौटेंगे। तो जैसे हमारे पास देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव दुनिया का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिशंस की दुनिया में इस तरीका से कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एनर्जी स्टेट थी हमारी E1, यहाँ एनर्जी स्टेट थी E2 और यहाँ एनर्जी स्टेट है E3। एक फोटोन डाला तुमने यहाँ से और इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से यहाँ भेज दिया। यहाँ पे जो इसने एब्जॉर्ब की वेवलेंथ वो λ1 की। अब ये लौटा, अब कहता है जब ये वापस लौटेगा तो पूछता है कि जो हमारे पास में वेवलेंथ हैं वो कौन कौन सी एमिट कर सकता है। तो एक तो λ1 ही कर सकता है आंसर में, क्योंकि यहां से वो वापस आ जाए। दूसरी क्या कर सकता है, यहां से ये वापस आए, ये हमारी λ2 करे, और एक तीसरी हमारे पास यहां से यहां फिर ये वापस आए, λ3 करे। तो एक केवल और केवल λ1 वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था, और जो इमिशंस में आ रही है वो 3 वेवलेंथ आ रही हैं, λ1, λ2 और λ3। इसमें क्वेश्चंस देखो कैसे पूछता है, कहता है λ1, λ2, λ3 जो आ रही हैं उनमें क्या आपस में रिलेशन होगा। क्वेश्चन नहीं आया सब? तो कैसे निकालोगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि λ1 केवल हमारी एब्जॉर्प्शन में थी और इमिशन में कौन कौन सी मिल सकती हैं। तो यहाँ 3 मिल सकती हैं, λ1, λ2 और λ3। कोई और भी बन सकती है? हाँ जी, कोई और भी बन सकती है। ये तो बनी रही है, ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो हमारी बनेगी बनेगी। और भी कोई बन सकती है? नो। तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट है ये देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि λ1, λ2, λ3 में क्या होगा। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसे कि जो यहाँ से यहाँ आएगा, अगर इस एनर्जी का अंतर हम देखें तो एनर्जी में देखें कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच का, पहले यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी लेवल और यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी लेवल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि Sc/λ1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी Sc/λ2 प्लस Sc/λ3। नहीं बनेगी क्या?
क्यों जी, ये रिजल्ट नहीं बन रहा? एस सी अपॉन लैम्डा वन इजकल टू एस सी अपॉन लैम्डा टू प्लस एस सी अपॉन लैम्डा थ्री। तो लैम्डा वन एस सी को एस सी से कैंसिल आउट कर दो। इनमें सबसे सबसे कम कौन सा होगा? लैम्डा वन सबसे कम होगा। लैम्डा वन जो होगा वो कितना होगा? लोएस्ट, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। और दूसरा कौन सा होगा? अंतराल कैसे होते हैं? छोटे होते चले जाते हैं। तो इनमें लैम्डा टू लैम्डा थ्री में कौन सा ज्यादा होगा? इनका ऑर्डर भी तो पूछ सकता है। हाँ जी, लैम्डा टू हाईएस्ट होगा। और लैम्डा थ्री क्या हो जाएगा? बीच में आएगा। लैम्डा थ्री इनके बीच में आएगा। तो ऐसे भी तो ऑर्डर पूछ सकता है। इनमें लैम्डा वन लैम्डा थ्री लैम्डा टू, ये ऑर्डर होगा इनका। सबसे कम लैम्डा वन। इसमें कंसेप्ट कौन सा लगा ये नहीं पता चला। यहां पे गैप्स ये तो सबसे ज्यादा है, और नंबर टू गैप यहां होगा ज्यादा। जहां गैप ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा और लैम्डा कम। तो सबसे कम लैम्डा वन, फिर लैम्डा थ्री, फिर लैम्डा टू। तो ये इस तरीका के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें जैसे क्या कहा, अब देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, लैम्डा वन और लैम्डा टू दे दे, लैम्डा थ्री पूछ ले। ये पूछ ले कौन कौन सी वेवलेंथ का होगा, इनके बीच क्या रिलेशंस होगा। जैसे वहां पे कह देगा लैम्डा थ्री की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा वन लैम्डा टू पे कैसे निर्भर करेगी। तो यहां से लैम्डा थ्री का पूछा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा वन बराबर वन अपॉन लैम्डा टू प्लस वन अपॉन लैम्डा थ्री। लैम्डा थ्री पूछा तो उस हिसाब से सॉल्व कर दें। आता है क्वेश्चन यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आर, और यहाँ से जो वैल्यू है बच्चों ये आएगी वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। एन आई तो अब यहाँ टू हो गया, अब ये स्टेट होगी एन आई, क्योंकि टू में आ रहे हैं सब। और एन एफ की जो वैल्यू है अब यहाँ से कैसे शुरू हो जाएगी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इन्फिनिटी तक इसे ले जाओगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, सीरीज लिमिट होगी वो। ये पूरा स्पेक्ट्रम बामर सीरीज में जो हमारा जाएगा वो 3646 से लेके 6563 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा। ये याद भी रखना है। 3646 से लेके 6563 एंगस्ट्रॉम में लाई करता है ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस विजिबल पे आते हैं, सबसे ज्यादा लाइनर और विजिबल सबसे हॉट टॉपिक रहते हैं, लगातार जो पूछे जाते हैं। यहाँ एनएफ की वैल्यू को अगर मैं क्या कर देता हूं 3, तो ये हमारा 1 अपॉन लैम्डा कितना बन गया बच्चों, आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 इजकल टू आर, और यहां से कितना 36 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 36 अपॉन 5 आर कितना होता है बच्चों 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। ये किस में आई वैल्यू, ये मीटर में आएगी, इसे फिर एंगस्ट्रॉम में बदल लेना, और ये वैल्यू सॉल्व करके हमें कितनी मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी दिस वन 6563 एंगस्ट्रॉम। इसको कहते हैं हम एच एल्फा लाइन। देखो ये दिख रही है जब 3 से 2 में हो रहा है। साथ साथ फिजिक्स ये कहेगी कि इस 2 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। हर दुनिया की हर सीरीज का जो एंड प्रोजेक्ट है वो लाइमन सीरीज होती है, ध्यान दो मेरी बात पे। अगर बामर बनेगी तो लाइमन तो जरूरी बनेगी। क्यों? लाइमन जब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की इन स्टेटों से आए, लेकिन वो 2 में नहीं रुक सकता। सबसे मोस्ट परसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है,
सबसे मोस्ट परसिस्टेंट लाइन होती है n=2 से n=1 में जंपिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रास्तों से घूमता हुआ 1 में ही आकर रुकेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसको यहाँ है। ये गया नहीं था, क्या किया गया था इसके साथ? जबरदस्ती भेजा था। किससे? पर्टर्बेशन से। और पर्टर्बेशन किया कैसे किया था? यहां से डाले थे फोटोन इसके ऊपर, जो ऊपर पहुंच जाए। यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा? यहां पे स्टेबिलिटी इसकी बजाय कहां जाता है? यहां है, तो यहां से इधर आ जाएगा। 2 से हायर में और 3 से हायर में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे ग्राउंड स्टेट में हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी उनकी वहीं थी, n=2 में नहीं है। अब यहां पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन लाइन जो मिलती है वो लाइमन सीरीज में मिलती है। समझो, एब्जॉर्प्शन लाइन कैसे मिलेगी? या तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएगा या 1 से 3 में जाएगा। जब वो 2 में है ही नहीं, आप कहोगे सर 2 में क्यों नहीं है? तो मैं कहूंगा 2 में इसलिए नहीं है क्योंकि सब स्टेबिलिटी के लिए ही तो कोशिश है, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ है? हाइड्रोजन में, वो ग्राउंड स्टेट में है। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो यहां थे ग्राउंड स्टेट में। अब आप ये सोचते हो कि भाई हम ऐसा करते हैं, एब्जॉर्प्शन में चाहते हैं कि भाई बामर सीरीज हमें एब्जॉर्प्शन में मिल जाए। तो कब मिलेगी एब्जॉर्प्शन में? जब 2 से 3 में जाए, 2 से 4 में जाए, तभी तो मिलेगी। अब n=2 में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो एब्जॉर्प्शन सीरीज में कभी भी ना तो बामर सीरीज बनती है, ना आगे की सीरीजें बनेंगी। कौन कौन सी? ना ब्रैकेट बनेगी, ना फ्रोंग, ना पास्चन, कोई सी सीरीज नहीं बनेगी। बामर ही बननी मुश्किल है। रीजंस, यहां से इलेक्ट्रॉनों को पहले कहां पहुंचाना पड़ेगा? यहां पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचा सकते हो? टेम्परेचर बढ़ा के। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा? इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस उस टेम्परेचर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। बात को समझ रहे हो? नहीं, क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू में। क्या पूछता है? कि जो बामर पास्चन ब्रैकेट फ्रोंग सीरीज हैं वो एब्जॉर्प्शन में बनती हैं, एमिशन में? आंसर लगाना एमिशन स्पेक्ट्रम में। पूछेगा एब्जॉर्प्शन में क्यों नहीं बनती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन n=1 स्टेट में ही तो होते हैं। और क्यों होते हैं 1 में? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। HL5 निकालनी नहीं सीख पाए। उसके बाद हमारी आगे जो सीरीज शुरू होगी वो कौन सी होगी? H-बीटा। कैसे लोगे उसे? NF की वैल्यू को कहां से कहां रख दो? अब क्या 4 से 2 में ले आओ, वो H-बीटा हो जाएगी। 5 से 2 में ले आओगे, वो H-गामा हो जाएगी। तो 1/λ=R 1/, यहां पर क्या लिख दूं? H-बीटा हो गई है। देखो ये दिखा रखी मैंने, 4 से 2 में ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? और ये लाने नहीं होते हैं, ये स्वतः आते हैं। स्वतः आते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनों को यहां से तुमने ऊपर की स्टेटों में पहुंचा दिया, ये स्वतः ही नीचे कूदेंगे। क्यों कूदेंगे? क्योंकि ऊपर की स्टेटों में स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है। एक फिलोसफिकल फेमस डायलॉग है, उसे रिपीट कर रहा हूं फिजिक्स में। जो आनंद जमीन पे है वो आसमान में नहीं। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन के लिए जमीन है और ये इसके लिए आसमान है। कहते हैं ना, जब इंसान बड़ा होता है तो उससे कहा जाता है धरती पर रहे, हवा में मत उड़। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी कहाँ है? जमीन पर रहने में ही है। इसलिए जितना आदमी विद्वान होता जाता है और ट्रू सेंस में विद्वान होता है, उसमें उतनी विनम्रता, उतना ही संयम, ये सब चीजें उसमें शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अंत कहाँ है। और जो क्षणभंगुर होते हैं, जिनकी सोच थोड़ी नैरो होती है, वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये हवा में ही है। यहाँ आना कहाँ है इसे? यहाँ आना है। पहुंचाया किससे गया है? अपने आप नहीं गया था, भेजा है। किससे? बीम ऑफ फोटोन से, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की के। तुमने कहा इमिशन स्पेक्ट्रा चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को के ऊपर क्या करें? सदा याद रखना, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन डालने पड़ेंगे, तभी पहुंचेंगे ऊपर। और इमिशन लाइन सदा ज्यादा। क्यों? यहां से जाने के रास्ते सिलेक्टेड थे, आने के रास्ते बढ़ जाएंगे। सभी धर्म एक ही तरफ ले जाते हैं।
ये सब धर्म हैं, एक ही तरफ ले जाते हैं, ये है सब खुदा। ग्राउंड स्टेट है खुदा। कम समझे बात मेरी। डिफरेंट रास्ते, मकसद एक। मकसद एक, कहाँ? स्टेबिलिटी। और दुनिया के जितने भी अध्यात्म होते हैं वो सब स्टेबलाइज होना चाहते हैं। जब कहते हैं ना मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष वो एक परम सुख है हिंदू माइथोलॉजी में, जिसमें पता है इंसान क्या कह रहा होता है, सब चीजों से ऊपर हो जाए और केवल सुखी सुख हो, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। नहीं, इमेजरी तो मैं उसे इसलिए नहीं मानता कि जो लोग बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होते जाते हैं, जो बहुत पॉजिटिव थॉट के लोग होते हैं, उनके चेहरे का अट्रैक्शन खुद बताता है कि अंतर सुखी इनके साथ है। वो उनके अंदर से एक ऐसी रोशनी रहती है कि वो सदा प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। वो ज्वेलसी से मुक्त होते हैं, वो ग्रीड से मुक्त होते हैं, वो उन चीजों से उठ जाते हैं जिनमें लोग सामान्य तो उलझ जाते हैं। उन्हें करप्शन का पैसे की रिक्वायर नहीं होता, उन्हें पता एक दो रोटी चाहिए बस। जितने भी बड़े संत होते हैं वो केवल उनके पास एक ही मकसद होता है उनका, कि दो रोटी मिल जाए बस, क्या कि जैनब, उसके अलावा सब एक्स्ट्रा है। तो ये मत कहो क्या कैसे लोग नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है, कम होते हैं। ऐसा भी मैं नहीं मानता कि दुनिया के अंदर इस ब्रह्मांड के रहस्य को कोई नहीं जानता। लोग होते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि होने के बाद उनके सामने ये सिचुएशन होती है कि वो सबको नहीं बता सकते, क्योंकि दुनिया जो चलाई जा रही है वो कोई ना कोई शक्ति तो है जो इसे गवर्न करती है। आपकी फिजिक्स मना नहीं करती। जब फिजिक्स ये कहने की कोशिश करती है कि अंतर्निहित होता है ऐसा, जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कोई स्टेबल रहना चाहता है, तो पूरा स्पेक्ट्रम समझ आता है। अगर ऐसा ना होता, अगर इस तरीका की चीजें ना होती, क्योंकि स्पेक्ट्रम एनालिसिस में ये वेवलेंथ डिटेक्ट हो चुकी हैं, जैसा ये प्रोजेक्शन दे रहा है, तभी तो बोर थ्योरी सक्सेसफुल है। और वहीं से तो हम ये कह सकते हैं कि सब यहाँ से ही आना चाहते हैं। यही तो स्टेबिलिटी की सीमा है। और स्टेबिलिटी कहाँ? फिजिक्स में। अध्यात्म में स्टेबिलिटी का और तरीका होता है, लेकिन फिजिक्स की जो अंतिम सीढ़ी होती है वो अध्यात्म में होता है। दुनिया के जितने भी बड़े फिलोसफर आते हैं वो फिजिक्स से आते हैं। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते तुम कहाँ पहुंचोगे? फिलोसफी की तरफ। तुम्हारा जो खुद ही रुझान के तरफ पहुंचने लगेगा, बियॉन्ड द मैटर। जब सोचना शुरू करोगे, पहले मैटर पे सोचोगे, सब्सटेंस पे सोचोगे, और जब मैटर के बियॉन्ड सोचना शुरू करोगे, वहां से फिलोसफी शुरू होती है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग फिलोसफी है। ये फिजिक्स की फिलोसफी है। क्योंकि अगर मुझसे कहो ये लेक्चर सर कहाँ दे रहे हो, तो मैं कहूँगा एटॉमिक फिलोसफी है ये, कि एटम्स क्या है, कैसे बनता है, क्यों ऐसा होता है। जब इन चीजों के जवाब दे रहे हो, जब बोर्ड थ्योरी पढ़ा रहे हो। क्यों जी? पढ़ें, पर तुम अभी किस में अध्यात्म में मत जाओ। हाँ, अध्यात्म बाद में ढूंढना। अब कहाँ पहुंचे? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। नहीं कर पाओगे? अभी कैलकुलेशन है, क्या आ जाएगी वैल्यू? क्यों जी? मैं सुनना चाहता था कि लैम्डा एच बीटा बच्चों निकाल के दो, 4861 एंगस्ट्रॉम होती है। किसी ने निकाली? आई इतनी? तो सही आ गई है। अब आपको होमवर्क दिए दे रहा हूं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसने कहा फर्स्ट लाइन बामर की बताइए वेवलेंथ कितनी, कहां से कहां ट्रांजिशन देना? 2 से 1 में। सेकंड लाइन कहता है कहां से कहां दिखाना? 3 से, रिलाइनमेंट का आए। पहली लाइन 2 से 1 में, 3 से 1 में, और बामर में कैसे करते जाओगे? बामर में फर्स्ट लाइन मिलेगी 3 से 2 में, सेकंड कहां? ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। थर्ड लाइन पूछता है तो 5 से 2, फोर्थ पूछता है तो कहां? 6 से 2, फिफ्थ पूछता है तो 7 से 2, एंड सो नहीं कर लोगे? जो सी पूछे उसी हिसाब से सेट कर लेना। नहीं कर लोगे? 6 में 1 से 2, 7th में 9 से 2, एंड सो ऑन, बढ़ाते चले जाओ। 10th पूछता है तो उसी हिसाब से चला देना। अब तुम कहोगे सर कितने क्वेश्चन? मैं कहूंगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, वैल्यू तो रखनी है। कहां रखनी है? इस फॉर्मूले में। अब ये नहीं है कि हर फॉर्मूला, देखो फिजिक्स एक चीज और भी कहती है
कि हर चीज का जो जवाब है वो ये नहीं है सेम जवाब है, सिचुएशन बदलती है तो रिजल्ट बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है तो रिजल्ट बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? यहाँ 1 स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर चल रहा था, लाइमन चल रही थी। जब यहाँ से 2 से 1 तो यहाँ पे L1 L2 L3 मिल रही थी। L4 चाहिए तो आगे से फिर ऐसे ही बढ़ा दो, L5 चाहिए। तो देख रहे हो मल्टीपल क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन कंसेप्ट सेम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मैंने देखा है वो पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है, एक ये और एक 6563 नहीं निकाला मैंने कहीं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। H अल्फा की वेवलेंथ, H बीटा की वेवलेंथ। और सीरीज लिमिट कैसे लोगे बच्चों? आपके क्या कर दो, NF को इन्फिनिटी कर दो। मीन्स इस यहां से 2 से इन्फिनिटी को भेजने के लिए जो हमें वेवलेंथ रिक्वायर्ड है फोटोन की, वो या इन्फिनिटी से जब 2 में आएगा तब कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकालेगा। बात समझ आ गई या नहीं समझे? तो ये तुम्हारी चल रही थी कहां, लाइमर बामर। पास्चन ब्रैकेट फॉर्मूला में मेहनत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बता दूंगा कैसे बना लेते हैं। क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं लाइमन और बामर पे। तुम मुझसे पूछोगे सर इनका इंपॉर्टेंस ऑर्डर बताओ, तो मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा लाइमन पे, लेकिन मैं कई बार लाइमन से ऊपर बामर दे दूंगा। तुम पूछोगे सर बामर को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रा ही हमें परसेप्ट होता है और विजिबल स्पेक्ट्रा इसी में पहुंच रहा है हमारा, इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जब आप जीवन के अंदर आगे जाओगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि एग्जामिनर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछ रहा तो उसके पीछे रीजन लॉजिक होता है उसका। आप बार बार सोचता है बच्चा H अल्फा क्यों पूछता है एग्जामिनर, H बीटा क्यों पूछता है? क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजुलाइज होता है, इसलिए पूछता है। लाइमन को अगर वो इंपॉर्टेंस दे रहा तो इसलिए दे रहा क्योंकि लाइमन सबका एंड है। अगर बामर बन गई है इमिशन में तो लाइमन तो बनेगी बनेगी, लेकिन कन्वर्ट सही नहीं है, कन्वर्ट सही नहीं है इसका। कन्वर्ट समझ रहे हो? लाइमन बन सकती है, हो सकता है बामर ना बने। और कई बार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल हो सकता है। वो कब होगा? एक ही बार में, एक ही तरीका से होगा जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 2 में जाए, आइडेंटिकल होगा। क्यों? यहां से यहां गया, वापस यहां से यहां आ जाएगा, तो जो एब्जॉर्ब की थी वेवलेंथ वो इमिट कर देगा। उसके अलावा कभी आइडेंटिकल नहीं होगा, फिर इमिशन लाइन सदा ज्यादा होंगी। बात को समझ रहे हो? क्यों होंगी वो रीजन में समझा ही रहा हूं। लिंकों को, फिनोमिनाओं के लिंकों को समझो। तुम यहां से 2 में आया इलेक्ट्रॉन, यहां फिर से आएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट परसिस्टेंट लाइन होगी, सबसे ज्यादा इंटेंस लाइन अगर कोई सी होगी तो सदा n बराबर 2 से 1 होगी, ये सबसे ज्यादा परसिस्टेंट होगी। क्यों? जितनी भी लाइंस यहां से होंगी उनके पास रास्ते होंगे डिफरेंट आने के। जितनी भी बामर सीरीज हमारी बनकर आ रही है, ये सब लाइंस बनकर आ रही हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबिलिटी उसे कहाँ मिल रही है? यहाँ। तो वो यहाँ से फिर यहाँ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग रास्तों से घूमता हुआ आता है तो अंत में कहाँ आकर रुकता है? यहीं रुकता है। ये हमारी इसकी क्या होती है? अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मोस्ट परसिस्टेंट लाइन कौन सी है, तो यही लाइन है जो सबसे ज्यादा संभावना है, जिसके परसिस्टेंट और सबसे ज्यादा इंटेंस लाइन उसको कहते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ज्यादा बार पाया जाए। क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर सपोज किया यहां हुआ तो उसके पास विकल्प एक तो ये भी होगा कि यहां आ जाए, लेकिन अल्टरनेट रास्ते से घूमता हुआ भी आ सकता है यहां। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होते हैं। तुम्हें खुद ये पता चलेगा कि बोहर की थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक्स भरमार में हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सफल थ्योरी है। क्यों? क्योंकि क्वांटम नंबर का जितना सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन इसके साथ लगता है कहीं आता नहीं। सबसे पहले यही थे बोहर के जिन्होंने क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया, और फिर आगे उसमें कोई करेक्शन है वो तुम्हारा सब जाएगा बोहर थ्योरी की ड्रॉबैक्स और उनका रिमूवल कैसे हुआ। तो यहां तक पहुंच गए होगे। अब तुम्हारा सीरीज चलेंगी 3, उनमें मुझे ज्यादा कुछ कराना नहीं, उसमें बस मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बता देता हूं, कुछ और चीज इसमें बताऊंगा। तुम्हारी सीरीज चलेगी पास्चन। आपको पास्चन में क्या करना है, देखो मैं यही लिखे दे रहा हूं। पास्चन के लिए Ni की वैल्यू को 3 कर दो
और NF की वैल्यू को कितना करते चले जाओ, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और कॉम्पिटिटिव दुनिया में एक चीज सदा याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन पे ही मिलेंगे, लाइमन और बामर। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किसको, तो बामर फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थोड़े कम चॉइस में है। लेकिन क्वेश्चन तो मैं सिखाई दे रहा हूं कि अगर आ जाए तो कैसे कर लोगे। NI की वैल्यू 3, NF की वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यहाँ NI की वैल्यू 4 और NF की वैल्यू कितनी, 5, 6, 7। इसे ऐसे दिखा दोगे, यहाँ देखो, यहां से ऐसे दिखेगी ये कौन सी आ गई, हाँ जी, क्रम में चलते जाओ। यहाँ कौन सा चल रहा था, ये लाइमन चल रहा था। देखो कितने भाग्यशाली लोग हैं, लाइमन कब खत्म हो गए, आज अब भी पढ़ रहे हो। बामर, क्यों जी, तुम तो सब भुला देते। वो तो क्या हुआ, इनके नाम ही डाल दिए गए। अब वहाँ पे बताओ सर, नीचे वाला ये लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट खोल, ठीक है सर। 6 वाला था तो वो भी कुछ नाम रख लेता, कोई ढूंढ लेता। मैं अभी बताऊंगा, उसका जवाब भी दूंगा। 6 तक तो आ गए हैं आंसर, 6 तक तो आ गए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल 5, एक सीरीज और भी है, उस पर मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा। और अभी तुमसे कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद में तुम ही खुद मुझसे कहने लगोगे कि ना रखो तो ये अच्छा है सर। अब थोड़ी देर रुको, बस मैं जवाब दूंगा उसका, तुम ये मत सोचो उसका नहीं दूंगा। मौका कौन चूक रहा है, नहीं तो तुरंत लोग क्रेडिट लेने को तैयार घूम रहे हैं। ब्रैकेट, अब मैं आगे का ले नहीं रहा, लेकिन अगर 7 यहां पे दिखाऊं तो ये हमारा कितना बन जाएगा, फुंड। पी इसमें साइलेंट रहता है, कभी फुंड में FUND कर दो। नहीं, रीजन समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर वेट कर। यहां हमारा फुंड का ही तो रह गया, NI कितना 5, NF की वैल्यू 6, 7 एंड सो ऑन, यही तो चलेगा। मेरी स्टूडेंट चाहती है एक कि सर इसे कुछ और आगे तक नाम देते, बहुत अच्छा विचार है, अपने अपने ऊपर रख दो एक नाम, रखने के बाद में कौन मना कर रहा है, रख दो, क्यों जी, तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। लेकिन अब वैल्यू इसे मिलनी नहीं है, तुम मुझसे पूछो क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीजन सुनो। एक स्टेबिलिटी के तौर पर जब तुम लेके चलोगे तो तुम ये मत सोचना कि यहां से तुम इलेक्ट्रॉनों को भेज रहे हो, कहां, ऊपर, वही तो आ रहे हैं सीरीज बनाते हुए। यहां जो तुम वेवलेंथों को चेंज कर रहे हो, तो ये तुम्हें कंटिन्यूसली चेंज करनी है ऊपर की तरफ पहुंचाने में। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एनर्जी लेवल बहुत पास आ जाते हैं, क्यों, जैसे जैसे ये नंबर्स जो गैप है, एनर्जी गैप, जो इन फॉर्मूलों को लगाते हैं, शुरू में वाइड होते हैं, फिर नैरो होते जाते हैं। तो क्या होता है, फिर जो यहां से ऊपर जाओगे फिर और नैरो होंगे। कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूस की तरफ को तो अप्रोच कर ही रहा है, अभी तो नहीं करेगा, लेकिन और आगे जाके करने लगेगा और गैप कम होता जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था 7 वाला, तो उसके पास में 6 वाले विकल्प को ना चुन के, वो विकल्प उनको चुनने की कोशिश कम करता है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी उसको यहां से ज्यादा यहां मिल रही है, तो वो यहां ना आके पहले पता चला यहीं कूद गया, या फिर यहां से यहां कूद गया, फिर यहाँ की पॉसिबिलिटीज ऊपर, पॉसिबिलिटीज ट्रांजिशंस की घटने लगती हैं। वजह क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी के कई सारे रास्ते होते हैं ना, तो उनमें वो मोस्ट बेनिफिशियल रास्ता चुनता है। अगर उसके पास में विकल्प 7 से 1 कूदने का भी है, तो उसको भी अडॉप्ट कर सकता है। किस पे ना जाए, 7 से 6 में आने की बजाय उसको बहुत बढ़िया लगेगा कहां, कि 7 से सीधा 1 में आ जाए, क्योंकि वो तो चाहेगा कि मिनिमम समय में स्टेबलाइज हो जाए। तुम ये मत सोचना कि वो 7 से 1 में सीधा नहीं कूद सकता, 7 से 1 में भी कूद सकता है सीधा, या उसकी पॉसिबिलिटी 7 से 6 में आने की कम है कंपैरेटिवली। 7 से नीचे बहुत सारे विकल्प उसके पास हैं, तो यहाँ के विकल्पों को कम करने लगा। क्यों, यहाँ स्टेबिलिटी उसे मिली तो इसके मुकाबले ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिली, उससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ है उसकी ज्यादा, तो इन विकल्पों को चुनने लगेगा ना इसकी बजाय। अब भी नहीं समझे मेरी बात,
विकल्प, जब हमारे पास विकल्प बहुत सारे होते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब हमारे पास बहुत सारे स्टेबिलिटी के विकल्प होते हैं तो हर कोई सिस्टम ये चाहेगा कि उसे स्टेबिलिटी मिनिमम समय में मिले और मैक्सिमम मिले। तो 7 से 6 में आने के लिए क्यों प्रयास करेगा, 8 से 6 में आने के लिए क्यों प्रयास करेगा? क्यों? नीचे की स्टेट जब उसे आगे मिल रही है खाली तो वहीं को भागेगा ना उनमें। सबसे बढ़िया तो इसके पास में ये होता कि वो 7 से सीधा 1 में आता, लेकिन बीच में अंतराल इतने सारे मिल गए उसे, तो विकल्प भी चुन सकता है। अभी नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या होता, 7 से 6 में स्टेबिलिटी उसको मिलती तो है, लेकिन वो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो 7 से 6 की चॉइस से घटने लगती हैं। बल्कि क्या चाहेगा वो चाहेगा या तो 7 से 1 में आ जाए। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसे एकदम से कहां मिलेगी, तो 7 से 1 में जाकर मिलेगी उसे सबसे ज्यादा। तो एक विकल्प ये भी चुन सकता है। अगर वो एकदम से नहीं कर पाया ऐसा, तो 7 से 2 में आएगा, फिर 7 से 2 में आकर 2 से 1 में आ जाएगा। अगर वो फिर ऐसा भी नहीं कर पाया तो 7 से फिर 3 में आ जाएगा, 3 से 2 में, या 3 से सीधा 1 में भी आ सकता है, 3 से 2, 2 से 1 में आ सकता है। कम समझे मेरी बात। लेकिन वो 7 से 6 में क्यों जाएगा जब उसे नीचे नीचे स्टेबिलिटी और ज्यादा स्टेटों में ज्यादा मिल रही है? सर उसके पास एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। निश्चित तौर से एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी की वजह से ही तो, वो एनर्जी को कम करने की वजह से ही तो नीचे की तरफ आ रहा है। एक्साइटेड उसी को तो कह रहे हैं जब एनर्जी ज्यादा है। कम समझे मेरी बात? ये तुम्हारी सब पास्चन ब्रैकेट फंक्शन सीरीज का अगर तुम्हें चाहिए तो बस इन फॉर्मूलों को, तुम्हारा ये फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण है, ये फॉर्मूला जिस पर पूरी फिजिक्स इसकी बेस है। कोई भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। अब कॉम्पिटिटिव दुनिया में ले चलता हूं, तुम्हें क्वेश्चंस यहां से आते कैसे हैं। ये तो तुम्हारे फॉर्मूले थे। मैं कहूंगा ब्रैकेट फंड सीरीज और ये पास्चन सीरीज, ये तुम्हारी सारी की सारी इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड की हैं। इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसको सीधा विजुलाइज किया जा सकता है, तो क्वेश्चंस भी वहां कम आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के पास में जब डिफरेंट विकल्प होते हैं तो सबसे बढ़िया विकल्प लाइमन का होता है। अगर मुझसे इंपॉर्टेंस के तौर पर पूछा जाए तो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंस ऑर्डर 2 तरीका से दूंगा। स्टेबिलिटी के ऑर्डर से देखोगे तो लाइमन सबसे बेस्ट है, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर इनकी इंपॉर्टेंस भी कम होती जाती है। मुझसे पूछोगे सर क्यों, तो मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि सारा सबका एंड प्रोडक्ट लाइमन सीरीज है, क्योंकि 1 में ही आना है सबको। बामर सीरीज बन गई, बामर में 2 में आ गए तो ये भी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में कूदेंगे अंत में, यहां पे नहीं रुकेंगे। तो बामर सीरीज बनी तो लाइमन तो जरूरी बनेगी, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं है। लाइमन बन सकती है, हो सकता है बामर ना बने। बात को समझ रहे हो? तो बामर में लाइमन छिपी हुई है, पास्चन में पास्चन बन रही है, तो बामर और लाइमन दोनों बन सकती हैं। ये बात समझ आती है नहीं आती? आनी चाहिए ये। अब क्वेश्चंस देखें क्या आते हैं। एक क्वेश्चंस में अभी देख रहा था, मैं रब कर दूं इसे। ये सारी की सारी एक चीज जरूर याद रखना, ये सारी की सारी लाइमन सीरीज के अलावा ऐसी सीरीजें केवल एमिशन में मिलती हैं। एक कंक्लूजन, रीजन समझा रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शुरू में n=1 में होता है। अगर हम करना चाहते हैं तो यहां से यहां इन्हें पहले बामर सीरीज के लिए हमें एब्जॉर्प्शन में अगर स्पेक्ट्रम में चाहिए बामर सीरीज, तो केवल तब मिल सकती है जब हम इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से किस में पहुंचा दें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और वो किससे पहुंचाएं, टेम्परेचर को बढ़ा के। और वहां टेम्परेचर हमें 10⁵ केल्विन के ऑर्डर का बढ़ाना पड़ता है अगर हम ऐसा करना चाहते हैं। वो ना तो आसान है, और पता चला हाइड्रोजन ही मेल्ट होकर खत्म हो लिया इतने टेम्परेचर पर। कम समझे मेरी बात? सर अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की जगह कोई और एटम ले लें जिसमें उसकी मतलब सेकंड ऑर्बिट में जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और n=2 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सर वो तो पहले ही बेसिकली क्या हो रहा है, जो चीज तुम पूछ रही हो, मैं तुम्हारे सवाल को समझ गया क्या कहना चाहती हो। वो इसलिए वैलिड नहीं है कि ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। जैसे ही तुमने ये बात शुरू की कि n=3 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन हो, फिर तुम्हारे एटम बदल जाएंगे। फिर तुम्हारा एटम जो है हो सकता है वो सोडियम हो 281। तो जो बात तुम कह रही हो उसे फिर एल्केली स्पेक्ट्रम एनालिसिस में जाएंगे। उसमें असर दोनों चीजों का पड़ेगा। पता किसका? एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे उनका, और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो स्क्रीन इफेक्ट शो करेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे। तो वहां की फिजिक्स ही बदल जाएगी।
इसमें स्क्रीनिंग नहीं है, ये तो केवल प्रोटोन ही है अकेला जो जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर। सर ये 1 से 3 में जो एब्जॉर्प्शन लाइन होगी, मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो H अल्फा और L1 के इक्वल होगी ना? किस में चाह रही हो पूछना? सर जैसे 1 से 3 में गया, हाँ, और जिस एनर्जी से 1 से 3 में गया XO के, तो सर वो तो ये H अल्फा लाइन जो होगी और L1 तो इनकी एनर्जी इक्वल होगी ना? H अल्फा और L1 की Yes, sir. क्यों? ये तो अलग अलग होगी। सर क्योंकि L से पहले वो 1 से 3 में गया, हाँ, सर वो 3 से 2 में आया और वही फिर 2 से 1 में आया, तो 2 से 1 में आया तो वो L1 हो जाती है। नहीं नहीं, तो फिर समझो ना बात को, जब तुम यहां से यहां गए, इस L2 की जो लाइन है, ये L2 बनी है, नहीं दिखा रखी, ये दिखा रखी मैंने। L2 की जो वेवलेंथ है उसको हमने लिख दिया SC अपॉन लैम्डा L2। ठीक, यहां से यहां चाह रही हो तुम, कौन सी लाइन बन रही है? तो ये हो जाएगा SC अपॉन लैम्डा H अल्फा प्लस क्या चाह रही हो यहां से यहां, तो SC अपॉन यहां से कौन सी आ गई है? लैम्डा L1 नहीं बनी है? ये आंसर हो गया, क्या दिक्कत है? मैं कब मना कर रहा हूं? बिल्कुल, ये तो मैंने लिख दिया, फॉर्मूला ही लिख दिया, ये लिख तो दिया, जो तुम कह रही थी मैंने तो लिंक जोड़ दिया। ये मेरा वही तो क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी जोड़ा था। 1 से 3 में पहुंचाया था एक इलेक्ट्रॉन को, और फिर क्या कहा था, जब वो 1 से 3 में जाता है तो लैम्डा 1 एब्जॉर्ब करके जाता है, या फिर इमिट भी कर सकता है उसी को, और फिर लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी कहते हैं। अभी तो कराया था एक क्वेश्चन इस पर, वही क्वेश्चन है ये जो तुम पूछ रही हो। हाँ, वो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट इज सेम, अब नाम तो बदल जाएंगे। तुमने कहने लगे सर यहाँ के लिए बना दो ये ऐसी तरीका का एक्सप्रेशन, ऐसे बन जाएंगे। देखो ये बन गई 3 लाइन, फिर इनमें वही कंसेप्ट लगा दो, इनके नाम तुम दे ही रहे हो तो वो तो बन जाएंगे, कहीं भी लगा दो ऐसे कंसेप्ट। इसलिए कंसेप्ट मैंने वो वाला जो तुम बता रही हो ना, वो पहले डिस्कस कर दिया था। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में चल रहा हो? कहां चलते हैं? अप्लाइड में चलते हैं। 2 3 4 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, वो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन लाइन केवल एक ही चीज की आइडेंटिकल होती है, वो होती है जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 2 में जाता है, 2 से 1 में वापस आता है, सेम ओनली। अगर 1 से 3 में चला गया तब इमिशन लाइन अब ज्यादा होने लगेंगी, 1 से 4 में चला गया तब भी। ये हमारी सीरीज का फॉर्मेशन है जो हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन मैं बार बार बता ही रहा हूं। स्पेक्ट्रम एनालिसिस में समझ लेना कि बार्बर सीरीज पूरी विजिबल में होती है, लाइमन सीरीज हमारी अल्ट्रावायलेट में होती है, ये जो हमारी सीरीज है ये हमारी इंफ्रारेड में होती है, और ये सब फार इंफ्रारेड में होती हैं दोनों। ये सब याद रखें। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो क्वेश्चंस इस पर बढ़ाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस इस पर आ चुके हैं, क्या क्या आने की संभावना है। अभी मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन देख रहा था, देखो उसको बताता हूं मैं कैसे क्वेश्चन पूछा। कहा कि एक हाइड्रोजन का केस है और हाइड्रोजन के लिए एल अल्फा निकाली। एल अल्फा उसके लिए कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांजिशन करेगा, और यहां पे वेवलेंथ जो है वो लैम्डा आती है। ये लाइमन के लिए था। दूसरा क्वेश्चन कहा कि एक लैम्डा गैस है, वो है हीलियम प्लस के लिए, लेकिन वो बार्बर सीरीज की जो बार्बर सीरीज है, बल्कि इसमें भी ये कहा कि ये इन्फिनिटी से 1 के लिए है। यहां कहा गया था इन्फिनिटी से 1 है सीरीज लिमिट, और बार्बर सीरीज के लिए कहा गया कि बार्बर सीरीज की इन्फिनिटी से 2 के लिए ये बार्बर सीरीज बनेगी, वहां वेवलेंथ लैम्डा जैसे मिलती है। इनमें रिलेशन पूछा गया था। अभी देख रहा था मैं 2-3 दिन पहले कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन के लिए H अल्फा ना कह के कहता है एल सीरीज लिमिट हमें मिलती है। सीरीज लिमिट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है हाइड्रोजन के लिए, और वो हमें मिलती है इन्फिनिटी से। ये नहीं दे रखा था, ये इतना ही दे रखा था
क्या कहा कि लाइमन की सीरीज वेवलेंथ में हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ लैम्डा है, बामर सीरीज के लिए हीलियम प्लस आयन में जो हमारी सीरीज लिमिट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा गैस है। कहा लैम्डा गैस और लैम्डा में रिलेशन बताइए क्या होगा। अभी क्वेश्चन देख रहा था मैं 2-4 दिन पहले ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अच्छा क्वेश्चन था। क्या सॉल्व करना है, पहले इस पे लगाओगे 1/λ इजकल टू RZ² 1/Ni² माइनस 1/NF²। हाइड्रोजन के लिए लगा दो सीरीज लिमिट में, क्या कर दोगे हाँ जी 1/λ RZ की वैल्यू 1 ले लो, 1/1² माइनस 1/, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/R आ गई यहां से, नहीं आई। अब दूसरे में देखो हीलियम प्लस के लिए 1/λ गैस हो गया आपका, आर तो आर ही रहेगा, एक बार कांस्टेंट जेड की वैल्यू 2 कर दो, आपका 2² हो गया। और बामर सीरीज में सीरीज लिमिट का किस पे मिलती है, इन्फिनिटी से 2 को ट्रांजिशन, ये होती है सीरीज लिमिट बामर की। ये बामर का है, बामर सीरीज लिमिट किसके लिए है, हीलियम प्लस के लिए। हाइड्रोजन लाइक बनाया गया, हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन लाइक बनाया गया है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। ये किसके लिए था, ये लाइमन के लिए था, सीरीज लिमिट का फॉर्मूला, और लाइन कौन सी थी, जो भी हो लैम्डा कहा उसकी वेवलेंथ। देखो क्या बना, ये भी आर बन गया, तो लैम्डा गैस बराबर लैम्डा होगा, ये आंसर है। बेसिकली क्या कि वो 100 के जो बात है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता हाइड्रोजन हीलियम में जाके। अगर आपसे ये कहता है कि आंसर, जैसे वहां पे क्वेश्चंस में मैं क्या देख रहा था, वहां रिजल्ट में थे लैम्डा गैस बराबर लैम्डा, दूसरा आंसर था लैम्डा गैस बराबर λ/2, थर्ड आंसर था लैम्डा गैस बराबर 2λ, फोर्थ आंसर था लैम्डा गैस इजकल टू 3λ। तो ये आंसर हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ वेरिएशन जो है वो पावर उसमें सीधी बाई 2 की वैल्यू में जा रहे हैं। वो चीज मैं डिस्कस करूंगा एक बार कॉन्स्टेंट के इम्पैक्ट पे। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजीली। यस, सीरीज लिमिट कहते हैं। सीरीज लिमिट कैसे होती हैं, सीरीज लिमिट बता दूं। सीरीज लिमिट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आए 1 में तो ये सीरीज लिमिट हो जाएगी लाइमन की, इन्फिनिटी से आए 2 में तो बामर की सीरीज लिमिट, अगर इन्फिनिटी से 3 में आए तो पास्चर की, इन्फिनिटी से 4 में आए तो ब्रैकेट की, और इन्फिनिटी से 5 में आए तो किसकी, फुल सीरीज की। ये सब सीरीज लिमिट ही हैं। एक क्वेश्चन और मैं इस पर चाहूंगा बताने को, इस पर क्वेश्चनों की भरमार है, लाइन लग के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, लाइन लग के। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काफी। देखें मेरी वीडियो का कितना समय हो गया है भाई, 42 मिनट। चलो 2-3 कंसेप्ट और समझो इसके। एक क्वेश्चन जो मैं पहले वीडियो में भी बता रहा था, एक एब्जॉर्प्शन लाइन का एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। एब्जॉर्प्शन लाइन, उनकी संख्या होती है हमारी n-1, और ये पता है, ये मैंने बहुत अप्लाइड कंसेप्ट पे ही डिस्कशन है अब मेरा, जो भी जितना भी मैं डिस्कस करूंगा। तो एब्जॉर्प्शन लाइन n-1 होती है, और एमिशन लाइन हमारी n-1/2 होती हैं। n वो क्वांटम नंबर होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जैसे 3 तक जा रहा है तो ट्रांजिशन जो होंगे कौन कौन से पॉसिबल होंगे, n=1 से n=2, और एक n=1 से n=3 तक, 2 लाइन आ गई है, ये होंगी एब्जॉर्प्शन लाइन।
और इमिशन लाइन जब लेके चलोगे 3 के लिए तो n की वैल्यू 3 रख दोगे, तो 3 इंटू 2/2 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। लाइन मैंने पहले ही दिखा रखी है। उसी तरीका से n बराबर 4 तक पूछता है। इन पे तो देखो क्वेश्चन आते ही रहते हैं इन लाइनों पे, खासतौर से पीजीटी, टीजीटी और छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही पूछे जाते हैं ये दोनों एक्सप्रेशंस। एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लगातार बताता रहता हूँ कि इमिशन लाइन जो होती हैं वो सदा ज़्यादा होती हैं किससे, एब्जॉर्प्शन लाइन से, या इक्वल हो सकती हैं। वो लिमिटेड केस है। एब्जॉर्प्शन लाइन केवल इमिशन लाइन के इक्वल जब होती हैं जब ट्रांजिशन 1 से 2 को हो, तो एक ही विकल्प होगा 1 से 2 में जाना, 2 से 1 में जाना। अगर विकल्प 1 से 3 तक का है, 1 से 4 तक का विकल्प है, तो क्या होगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 के विकल्प में क्या मिलेगा हमें, कभी भी सदा इमिशन लाइन जो है वो ज्यादा ही मिलेंगी। वो केवल लिमिटेड केस में ही होगा ऐसा। एक है जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बतानी है, उसको सुने। इसी रिजल्ट से मैं मॉड्यूलर लॉ की तरफ तुम्हें अप्रोच करना सिखाता हूं, कैसे मॉड्यूलर लॉ पिक्चर में आया। अगर यहां से ध्यान दो, अगर NI और NF सेम है, अगर हमारा NI और NF दो ट्रांजिशनों में सेम है, एक बार तो हमारा एटॉमिक नंबर Z1 है, एक बार एटॉमिक नंबर Z2 है, मींस दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, एक में प्रोटॉनों की संख्या Z1 है, दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या Z2 है, और ट्रांजिशन सेम तरीका के हो रहे हैं, मींस या तो 3 से 2 में उसमें भी ट्रांजिशन, इस वाले में भी 3 से 2 में हो रहा है, इसमें भी 3 से 2 में ही हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, λ1 Z1 स्क्वायर इक्वल टू λ2 Z2 स्क्वायर। कब, अगर सेम लेवल पर ट्रांजिशन हो रहे हैं, सेम लेवल ऑफ ट्रांजिशन समझ रहे हो, दोनों ही केसों में चाहे Z1 का लें हम प्रोटॉनों की संख्या, या Z2 का लें, इसमें ट्रांजिशन की वेवलेंथ λ2, इसमें वेवलेंथ λ1। ट्रांजिशन का मतलब है NI और NF दोनों केसों में सेम है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कहें, ये पूरी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है दोनों केसों में, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सेम लेवल ऑफ ट्रांजिशन में मतलब दो वेवलेंथ देगा, Z1 देगा, Z2 पूछ लेगा। बात नहीं आई समझ में? और तुम कहोगे सर मॉड्यूलर लॉ यहीं से बता दो हमें, तो मॉड्यूलर लॉ बहुत आसानी से यहां से क्लियर रहता है। अगर इस एक्सप्रेशंस को मैं सोचूं थोड़ी देर, तो मेरा ये Z जब है जब मैं स्क्रीनिंग नहीं ले रहा। स्क्रीनिंग का मतलब समझते हो? समझो स्क्रीनिंग किसे कहते हैं। स्क्रीनिंग इसको कहते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है जो किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। इस ऑर्बिट के अंदर सपोज किया मैं सोडियम का केस ले लूं, तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी में कितने हैं? 8। तो मैं समझाता हूं मैं कि मेरा Z माइनस सिग्मा से कब बदल जाएगा। सिग्मा कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। समझाता हूं कैसे बदलता है। ये हमारा दो अलग अलग एटम है। Z1 एक एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, Z2 दूसरे नंबर ऑफ एटम्स के अंदर प्रोटॉनों की संख्या। तब लगा रहे हैं इसे, एक की वेवलेंथ दे रखी है, दूसरे की पूछी है। जब Z1 Z2 हमने अलग अलग कह दिए तो एटम तो अपने आप ही अलग अलग हो गए, कि तब लगेगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, इस इलेक्ट्रॉन की सिचुएशंस और हाइड्रोजन की सिचुएशंस में अलग था। हाइड्रोजन की में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, तो स्क्रीनिंग का कोई मतलब नहीं। अब स्क्रीनिंग कैसा ही पिक्चर में कि जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था इस ऑर्बिट के अंदर, इस पर असर देखें किस किस का पड़ेगा। प्रोटॉन खींचेंगे इसे अपनी तरफ को, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसे रिपेल करेंगे इधर को, ये भी करेगा और ये वाला भी। 2 तो ये करेंगे इसे रिपेल, 8 इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेंगे इसे, और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला रिपेल करेगा। तो जेट का जो असर जितना होना चाहिए था प्रोटॉनों का अट्रैक्शन का, उसके असर को घटा देते हैं। कौन? जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जेट किससे रिप्लेस हो जाता है? जेट माइनस सिग्मा से। सिग्मा क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? तो ये फॉर्मूला अगर हम जाएं तो यही एक्सप्रेशन हमारा, जेड को जब हम रिप्लेस कर देंगे तो जेड, ये हमारा λ1 Z1 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर इजकल टू λ2 Z2 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रिजल्ट।
अब Z1 की जगह पर Z1 माइनस सिग्मा 1 कर दें। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके लिए हो गया? इस पर्टिकुलर जो एटम जिसके अंदर Z1 प्रोटॉन थे उसके लिए, और जिसके अंदर Z2 थे वो ये हो गया। तो यही हमारा यही एक्सप्रेशंस पता क्या बना डालता? ये मोजरे लो यही है मोजरे लो। ये मोजरे लो का एक पार्ट है। हालांकि बहुत छोटा डिस्कस किया है मैंने, इसे आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है, इसमें 3 चीजें दे देगा, चौथी चीज पूछेगा। जैसे हमने स्क्रीनिंग सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे देगा, Z1 Z2 दे देगा, लैम्डा 1 हमें देगा, लैम्डा 2 पूछ लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोक के भाव, इस पे क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला जब लगता है जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम 0 लेते हैं। ये फॉर्मूला सही नहीं है, सही ये है, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा हुआ है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को 0 माना है, इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइनाइट लिया है, और स्क्रीनिंग सदा होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा सदा पिक्चर में होता है। हाँ, ये मोजरी लॉ का एक पार्ट है। हाँ, और क्या, वो तो होगी। हाइड्रोजन पे स्क्रीनिंग कैसे लगा दोगे? लेकिन जब आपने Z1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लिए, Z2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लिए, तो हाइड्रोजन तो खुद ही नहीं रहा। हाइड्रोजन में तो प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी। बात नहीं समझ रहे? एक होता है हाइड्रोजन लाइक एटम, और एक होता है ना तो हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन लाइक एटम, उससे अलग। हाइड्रोजन वो है जिसके अंदर केवल एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन लाइक वो है कि प्रोटॉन्स तो बहुत सारे हों लेकिन बाहर की ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, या उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहने दिया जाए ऑर्बिट में, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। और आगे केस क्या है? एक है हमारे डिफरेंट, और वो ऐसे हैं कि ना तो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन लाइक एटम है, उनमें खूब सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी हैं, वो केस है। तो सबकी थ्योरी अलग अलग है। ये क्वेश्चन में पता चल जाता है बेसिकली। ये जो चलेगा हमारा ये वाला, ये जब चलेगा जब हम इसकी वैल्यू को 0 ले रहे हैं, स्क्रीनिंग को हमने इग्नोर किया है, ये तब लगेगा। यही फॉर्मूला इसमें बदल जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा स्क्रीनिंग के साथ अटैच फॉर्मूला होगा। बात को नहीं समझ रहे? तो सब फॉर्मूले बदलते हैं, और इसी फॉर्मूले को अगर हाइड्रोजन के लिए लगा रहे हैं तो Z1 हो जाएगा है। और अगर इसी में स्क्रीनिंग कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, तो यहाँ पे 1/λ की वैल्यू जो हो जाएगी वो R और Z माइनस सिग्मा स्क्वायर, और इसको पूरे को मैं एक कांस्टेंट कर देता हूँ, R इस पूरे को एक कांस्टेंट, ये पूरी टर्म। और ये C से अगर मैंने मल्टीप्लाई, ये C से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक कांस्टेंट B कह दिया, तो ये तुम देखोगे ये √μ प्रोपोर्शनल टू Z माइनस सिग्मा हो जाएगा। नहीं समझ पाए? मोजरे लॉ देखो ऐसे लिखा जाता है। यही तो है मोजरे लॉ की डेफिनेशन। क्या? Z एटॉमिक नंबर। तो ये हम सिग्मा में से कैसे क्यों मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया कि इसमें से एटॉमिक नंबर में नहीं, वो तो हम ये मान के चल रहे हैं कि Z के इंपैक्ट को Z केवल तब माना जा सकता है जब हम स्क्रीनिंग को 0 रखें, लेकिन वास्तव में Z होता नहीं। Z का असर, प्रोटॉनों का असर, जैसे हमने पता क्या किया था, हमने फोर्स की वैल्यू को जब हमने यूज किया था तो लिखा था 1/4πε0 ZE × E/r² बराबर mv² r किया था। वो वास्तव में Z होता नहीं, Z का इंपैक्ट कम होता है। रीजंस? स्क्रीन इफेक्ट। कहीं मैंने डायग्राम में समझा नहीं रहा था, यहां समझा रहा था। तुम कह रहे प्रोटॉन सारे के सारे इसको खींच रहे हैं, यस, लेकिन तुमने एक बात नहीं सोची, इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे, इस पर स्क्रीनिंग ज्यादा होगी। मींस ये तो खींच रहे हैं प्रोटॉन, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन ऑर्बिटों के, ये इसे रिपेल कर रहे होंगे, तो Z के असर को Z कहां रखा जाएगा? वही तो Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया। ये इसीलिए तो स्क्रीनिंग आती है, इसलिए तो Z को Z माइनस सिग्मा से बदलते हैं, सिग्मा से बदलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं। वो जो जहां इलेक्ट्रॉन है वहां के अंदर बीच बीच में
जो इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ को रिपेल करेंगे, प्रोटॉन उसे अपनी तरफ खींचेंगे। तो वो जितनी स्ट्रेंथ से फोर्स खींच पाता प्रोटॉन की वजह से, उतने उतने उस असर को घटा देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात नहीं समझ रहे? जस्ट लाइक ऐसा है कि किसी बच्चे को तुमने खींचा, एक तरफ तो तुम खींच के फोर्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ से कोई पीछे उस बच्चे को कोई सहारा देकर इधर को खींचे, तो जितने से तुम खींच रहे हो उसके असर को कम कर देगा। मैं ये बता रहा हूं, इसमें जेड ले रहे हो, लेकिन मोजरेलो ये कहता है कि जेड जेड होता नहीं है। मोजरेलो ये कहता है कि जेड का जो असर है वो तुम जेड मानते हो, लेकिन जेड का असर जेड नहीं होता। मोजले कहता है कि जेड का असर कम हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? स्क्रीन के इफेक्ट के। अगर आपने स्क्रीन कांस्टेंट नहीं लिया तो आप बोहर थ्योरी पढ़ा रहे हो। अगर आपने स्क्रीन कांस्टेंट को कंसीडर करना शुरू कर दिया तो उसे मोजले लॉ का पार्ट बना लिया। देखो मैं तुम्हें बताऊं, बोहर थ्योरी की असफलताएं, जैसे मेरा कल का लेक्चर मैं जैसे ही शुरू करूंगा तो पूरा लेक्चर मेरा पहले घंटे का लेक्चर सारा बोहर थ्योरी को क्रिटिसाइज करने में निकलेगा। कल जो मैं लेक्चर शुरू करूंगा वो कहां से करूंगा? बोहर थ्योरी का क्रिटिसिज्म करूंगा पूरा, और क्या बता रहा हूंगा कि बोहर थ्योरी किस हद तक फेल रही, तो आपको खुद ये महसूस होने लगेगा कि इसमें तो कमियां ही कमियां, ड्रॉबैक्स। और जब तुम ड्रॉबैक्स को लेकर चलोगे कि इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने को कैसे बढ़े आगे, तो फिर तुम्हारी एटॉमिक की दिशा बदलेगी। तो एटॉमिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका यही है कि बोहर थ्योरी क्या है। और ये सारी की सारा जो भी तुम पढ़ रहे हो सब बोहर थ्योरी तो है। अब जब इसकी ड्रॉबैक्स बताने की कोशिश करोगे तो बोहर में कमी आएंगी। बोहर की कमियों का जब निराकरण करोगे तो उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे, छोटी से छोटी चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करोगे तो थ्योरी शुरू हो जाएंगी। वहां से रिड्यूस मास कंसेप्ट आएगा, वहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसिडरेशन आएगा, वहीं से स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कंसेप्ट आएगा। तो वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में काश सब कुछ हो जाया करता, क्यों जी? इसीलिए तो क्लासें चलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, चीज़ों को समझा होगा। और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में, रिटन एग्जाम में, देश का कोई भी एग्जाम दो आप, उसमें क्वेश्चन बोहर थ्योरी से आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पर्पज जो हम जिस पे पर्पज के लिए काम कर रहे थे, मैं 4 लेक्चर इस लेक्चर के साथ पूरे कर चुका हूँ। 2 लेक्चर मैंने शुरू किए थे, शुरू में जो डिस्कस किया था वो कल के लेक्चरों में डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्शन बता रहा था क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नोबेल लॉरेट्स आए, क्या क्या काम थे, उन पर डिस्कशन दे रहा था। आज मैंने सब इससे पहले लेक्चर में पहले बोहर थ्योरी का ओरिजिन ही समझाया, बोहर थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स बताए। उनके साथ साथ हमने ये कोशिश की इससे पहली वीडियो में लाइमन सीरीज फॉर्मेशन कैसा होता है। इस वाली वीडियो में हम समझ रहे थे बार्मर सीरीज, पास्सन, ब्रैकेट, फॉन्ट कैसे बनती हैं, उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स, ये कंसेप्ट जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं, उसके अलावा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बन रहे होते हैं। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो हैं वो निश्चित तौर से आपको इसकी एटॉमिक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे समझने में निश्चित तौर से सफल रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।